Good morning, sir. Good morning. Morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. देखिए मॉडर्न फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक्सरे, न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी। देखिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइट के बारे में। तो लाइट आपको पता है आपका, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, लाइट वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, वो पूरा क्या है, लाइट की वेव नेचर को शो करता है। तो अगर आपसे पूछे कि अगर मैंने कहा कि हाँ ये नेचर शो कर रहा है, तो उसके लिए कुछ लॉ या कुछ पर्टिकुलर फिनोमिनन होना चाहिए जिससे देख के हम लोग बता सके कि हाँ इसका नेचर क्या होगा। अगर मैंने कहा कि वेव नेचर शो कर रहा है, अगर कोई भी चीज वेव नेचर शो कर रही है, इसका मतलब वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करे, हाइजन प्रिंसिपल है, ठीक है, डाइफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। तो ये सब जितने भी फिनोमिनन है, ये कौन शो करता है? वेव। ठीक है, तो अगर वेव है किसी का भी नेचर, तो हम लोग कहेंगे वो इन सभी लॉ को फॉलो करेगा। अगर मैंने कहा कि कोई पार्टिकल नेचर है, मेरे को प्रूफ करना है कि लाइट आपका पार्टिकल है, तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक चीज है जिसको मैं देख के बताऊंगा कि हाँ ये पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है? बताइए। मैंने कहा कि आप लोग पार्टिकल, मेरे को कैसे प्रूफ करेंगे कि हाँ आप लोग पार्टिकल है? सर मास होगा पार्टिकल। मास, डेफिनेट मास होगा उसका। मोमेंटम। मास होगा, ठीक है। और स्पेसिफिक टर्म बताना है कि मैं कहूंगा कि हाँ ये पार्टिकल है। सो मोमेंटम से मोमेंटम, ठीक है। और अभी स्पेसिफिक चीज से पहुंचे नहीं।
पार्टिकल डेफिनेट स्पेस को कवर करता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज पार्टिकल है इसका मतलब वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक, तभी मैं उसको पार्टिकल कहूंगा, अदरवाइज उसको पार्टिकल नहीं कहूंगा। अगर कोई भी चीज स्पेस ऑक्युपाई कर रही है इसका मतलब वो कैसा है, पार्टिकल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे लाइट के बारे में ही डिस्कशन हुआ। तो जब लाइट के बारे में डिस्कशन हुआ तो न्यूटन ने क्या कहा कि जो लाइट है वो क्या है, पार्टिकल नेचर है। अभी तक कोई लॉ नहीं बताया था, हर एक साइंटिस्ट अपने अपने सिर्फ मत दे रहे थे कि हाँ हर एक की थिंकिंग के हिसाब से क्या क्या चीज है। तो जब न्यूटन से पूछा गया तो न्यूटन ने कहा कि जो लाइट है वो क्या है, आपका पार्टिकल है, ठीक। तो न्यूटन क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे तो कई सारे साइंटिस्ट उनके साथ हो गए, ठीक है। अगर न्यूटन कह रहे हैं तो जरूर लाइट आपका क्या होगा, पार्टिकल होगा। उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन, जो आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं तो उसमें पूरा का पूरा किस पे बेस है, मैक्सवेल पे बेस है। उन्होंने कई सारी चीजें बताई कि गॉस को अपडेट किया, एम्पियर सर्किट लॉ को अपडेट किया, डिस्प्लेसमेंट करंट का उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो ये सब जितनी भी चीजें थे वो उन्होंने क्या बताया कि वो लाइट जो है वो कैसा है, वेव नेचर। ये सब वेव नेचर के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब वेव ही तो है, ठीक। तो जब न्यूटन ने कहा कि लाइट क्या है, आपका पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, और मैक्सवेल भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, आपका वेव नेचर है। 12th के टॉपिक में आपका छोटा सा टॉपिक ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि मेरे ख्याल से आप लोग एक लेक्चर में कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन जो पूरी की पूरी दुनिया टिकी हुई है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे टिकी हुई है। तो उन्होंने जो फिनोमिनन दिए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत मैं चीजें डिस्कस करूंगा कि हाँ ऐसी इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, ठीक। तो कई सारे साइंटिस्ट न्यूटन के साथ हो गए जो कि कह रहे थे कि लाइट आपका पार्टिकल नेचर है, और कई सारे साइंटिस्ट आपके इसके साथ मैक्सवेल के साथ हो गए, हाइजन प्रिंसिपल, YDHE, ठीक है, वो भी किस चीज के बारे में बताता है, वेव नेचर के बारे में, ठीक। तो एक तरीके से एक डिबेट टाइप का हो गया कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, कि कई लोग कह रहे हैं कि पार्टिकल नेचर है, कई लोग कह रहे हैं कि वेव नेचर है। इस डिबेट को खत्म करने के लिए कौन आया, डी ब्रॉगली, ठीक है। उन्होंने कहा कि लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लाइट आपके दोनों नेचर को शो करता है। और जब बोला कि दोनों नेचर को शो करता है तो उन्होंने एक इसके लिए प्रूफ दिया, जिसको हम लोग पढ़ते हैं मैटर वेव, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट डी ब्रॉगली का मैटर वेव में ही था। उन्होंने कहा कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को हम लोग एक इक्वेशन से कोरिलेट कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने क्या कहा, मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन सी, अच्छा, ठीक है, सॉरी एच अपॉन लैम्डा। अगर हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ को डिफाइन करें तो वेवलेंथ किसके लिए डिफाइन किया जाता है, वेव के लिए, और ये जो मोमेंटम होता है ये किसके लिए डिफाइन किया जाता है, पार्टिकल के लिए। तो उन्होंने कहा कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बीच में ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से पता चला कि लाइट क्या है, आपका ड्यूअल नेचर शो करता है। वेव के लिए तो हमारे पास कई सारे फिनोमिनन थे जो प्रूव कर रहे थे कि लाइट आपका वेव है। पार्टिकल नेचर के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन ने किया था, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, कि जो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया, ठीक है। तो ये हमारा बेस है, स्टार्टिंग यहीं से होती है मॉडर्न फिजिक्स की। तो एक दो लाइन लिख लीजिए, फिर एक एक करके चलते हैं, छोटे छोटे डेरिवेशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले कि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको थोड़ा सा रियलाइज होगा कि आया कैसे, आपने जो पढ़ा था वहीं से ये सब चीजें निकल कर आएंगी। नोट के लिए यहाँ पर
अब हमने कहा कि लाइट आपका पार्टिकल नेचर है, तो ये कहा गया कि लाइट क्या है, बहुत छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, ठीक है। उस डिस्क्रीट पार्टिकल को नाम दिया गया फोटॉन्स, ठीक है। कि जो लाइट आपके डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलकर बना है उसका नाम क्या है, फोटॉन। और एक फोटॉन के पास जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एनर्जी इन वन फोटॉन, एच में। ये एनर्जी थी, एनर्जी इन वन फोटोन। अब देखिए, अगर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहां से एक चीज को बताऊंगा कि सिंपल कंडक्टर का मतलब होता क्या है, क्योंकि अभी मेरे को जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, जो आपका करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। तो हम लोग जो कंडक्टर को डिफाइन करते हैं, कंडक्टर बेसिकली डिफाइन किया जाता है जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर है। हम लोग कभी भी ये नहीं कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमेशा आपने देखा होगा वर्डिंग यूज होती है आपकी चार्ज कैरियर, ठीक है। हमेशा बुक में चार्ज कैरियर वर्ड यूज किया जाता है। अब चार्ज कैरियर हम लोग वर्ड यूज क्यों करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये आपका एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर के पास तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव कर सकते हैं। अब आपने इसको क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मैंने कहा कि इसको आपने बैटरी दी है वोल्टेज वी। वी वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, इसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी। तो मैंने कहा कि इस वाले टर्मिनल पे पोटेंशियल मैंने मान लिया 0 वोल्ट और इस वाले पोटेंशियल को क्या मान लिया, वी वोल्ट। ये होगा ना, इसका मतलब यहां पे वोल्टेज आपका कितना है, V, और यहां पे वोल्टेज कितना है, 0, ठीक है। अब देखिए, बेसिक डेफिनेशन जो ओम्स लॉ की है कि जो करंट फ्लो करता है वो आपका हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, ठीक। आपने कहा कि ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपने कंडक्टर के अक्रॉस डेवलप किया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। अब यहाँ पे आपने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग डेफिनेशन में देते हैं कि वो क्या है, पॉजिट्रॉन मूव कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि करंट आपका कहां से कहां फ्लो करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन किस टर्मिनल के अक्रॉस अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, लेकिन करंट आपका कैसे फ्लो कर रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझिएगा। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है चीजों को एनालिसिस करने का। तो मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं, क्या मूव कर रहे हैं, पॉजिट्रॉन, ठीक है। बस E प्लस चार्ज है, ये इसको मैंने पॉजिट्रॉन, ठीक। तो अगर मैंने कहा कि इसके पास एक पॉजिट्रॉन है E, यहां पर इसके पास कितनी एनर्जी होगी, एक चीज आप लोग पढ़ते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल, पढ़ते हैं, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q इंटू V, सभी को पता फॉर्मूला, ठीक। तो अगर यहाँ पे V वोल्टेज है तो इसके पास इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, E इंटू V। इस पॉजिट्रॉन के पास कितनी एनर्जी, E इंटू V। अब यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी कितनी है, E इंटू 0, 0, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे था, इसके पास एनर्जी थी E इंटू वी, और आपको पता है कि ये जो चार्ज है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा। अगर ये चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही पहुंचा इसके पास कितनी एनर्जी हो गई? 0 जूल। ठीक है, तो ये एनर्जी गई कहां? तो आपने कहा कि ये जो एनर्जी है ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये पोटेंशियल को डिफाइन किया था आपने, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर इसको और अच्छे से डिफाइन करें, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये है बेसिक डेफिनेशन कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पे Q इंटू वी कर रहा हूँ, तो Q इंटू वी का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर इस वाले पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूँ, तो इलेक्ट्रॉन से कितनी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? Q इंटू वी। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। और आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ से कहाँ मूव करेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आपको मूव किया फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होकर 0 होगी। अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रही है, तो इसका मतलब एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है किसमें कन्वर्ट हो गई? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पे जो पॉजिट्रॉन था हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है, और ये जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, करेक्ट मैं बताऊंगा लेकिन फिर से बता देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि एक चार्ज E है, E के पास यहाँ पे एनर्जी E इंटू वी है, यहाँ पे पहुंचा तो इसकी एनर्जी 0 हो गई। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रही है, लेकिन इसके पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। मूव करेगा तो एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा मतलब उसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से इधर आएगा, ये आया यहाँ पे। ठीक है, अब इस बैटरी के पास आया। बैटरी आपका क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है कि चार्ज? चार्ज। बिल्कुल बेसिक, जल्दी से। शायद एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चार्ज तो है ही ना पहले से। एनर्जी प्रोवाइड करता है, सब वोल्टेज प्रोवाइड करता है, चार्ज तो सर पहले से है ही ना। बैटरी एक एनर्जी सोर्स है। ठीक है, बैटरी एक एनर्जी सोर्स है और बैटरी सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बैटरी कभी भी चार्ज प्रोवाइड नहीं करता। वो तो चार्ज कहाँ है? ये कंडक्टर है, कंडक्टर के पास चार्ज ऑलरेडी है, फ्री चार्ज कैरियर। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ज कैरियर थे। अब लॉजिकली सोचिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा कि एक ट्रक है, ट्रक का बेसिक पर्पस क्या होता है? सामान की लोडिंग करना और अनलोडिंग करना। ट्रक हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि वो एक जगह से सामान को लोड करता है और डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो वहां पे अनलोडिंग कर देता है। ठीक, तो यहाँ पे भी देखिए इलेक्ट्रॉन यही काम कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इसके पास एनर्जी यहाँ पे कितनी है? E इंटू वी। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचता इसके पास एनर्जी कितनी हो गई? 0। 0 हो गई ना एनर्जी। ठीक है, ये चार्ज फिर से इस वोल्टेज के पास आएगा, मतलब कि इस बैटरी के पास आएगा, बोलेगा कि मुझे एनर्जी दो। ठीक है, तो वो क्या करेगा? इसके ऊपर एनर्जी दे देगा। कितनी एनर्जी दे देगा? E इंटू वी। ये फिर से इधर आएगा। ठीक है, ये एनर्जी लेके फिर से इसको क्रॉस करेगा कंडक्टर को, फिर से इसकी एनर्जी कितनी होगी? 0। ये फिर से वापस बैटरी के पास आएगा, बैटरी फिर से इसको एनर्जी देगा। ठीक है, ये फिर से लेके जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। ये ऐसे कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। ठीक है, ये एनर्जी ले रहा है बैटरी से, फिर कंडक्टर को दे दे रहा है, फिर एनर्जी ले रहा है, फिर कंडक्टर को दे दे रहा है। क्योंकि जब कंडक्टर से क्रॉस होता है
तब इसकी एनर्जी जीरो हो जाती है। अब ये जो कंडक्टर है इस एनर्जी को अलग अलग तरीके से यूज करता है। जैसे कि मैंने कहा ये कंडक्टर क्या है, बल्ब है, बल्ब ये कंडक्टर है, ठीक। तो अगर एक बल्ब है तो उसमें जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन लेकर आया बैटरी से, वो एनर्जी कहाँ गई, लाइट के फॉर्म में। आ रहा है समझ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं चार्ज कैरियर। जो चार्ज है वो कैरियर की तरह काम कर रहा है, एनर्जी कैरी कर रहा है, कंडक्टर को दे दे रहा है, फिर एनर्जी कैरी कर रहा है, फिर कंडक्टर को दे दे रहा है। अब कंडक्टर उस एनर्जी को अलग अलग तरीके से यूज करेगा। अगर वो बल्ब होगा तो वो कैसा यूज करेगा, लाइट एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। अगर फैन है किस फॉर्म में यूज करेगा, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं सब में यही होता है। आपने ऐसा तो नहीं सुना कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो प्लास्टिक का बना हो, नहीं ना, उसमें वायर्स होते हैं, कॉपर वायर की रहती है, हर एक में कंडक्टर यूज होता है। कंडक्टर है इसका मतलब उसके पास फ्री चार्ज कैरियर है। क्लियर है, जैसे डेफिनेशन चार्ज कैरियर वर्ड की यूज करते हैं हम लोग। अब हम लोग फिर से वापस इसी पॉइंट पे आते हैं। तो आपने कहा ये पॉजिट्रॉन है, ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होता। उसके पास तो जितने नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर वो हमेशा उतने ही रहते हैं, ठीक है। वो कहीं जाते नहीं, वो है इसी के पास। उसको तो एक पोटेंशियल डिफरेंस मिला तो वो इधर मूव करने लगा बस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा तो इधर ही रहेगा, इसके अंदर ही रहेगा, yes. ठीक है। चलिए, तो आपने कहा इस पॉइंट पे एनर्जी, मैंने कहा ए पॉइंट मान लेते हैं, बी पॉइंट मान लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। बताया था ना शुरुआत में कि तीन फोर्सेस हमारे कंजर्वेटिव होते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स भी कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव, ठीक है। और जो कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग डिफाइन करते हैं उसी में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। अगर यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है और कुछ नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आई, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, बैटरी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है। तो यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगा रही है QE, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अगर कहीं पे भी कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करता है तो टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी ने किया। तो अगर हम लोग यहाँ पे कहेंगे ए और बी पे, तो मैं कहूंगा कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ए पॉइंट पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है ना। और जब वो बी पॉइंट पे पहुंचा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई, Q इंटू वी। तो यहाँ पे आपने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है, E इंटू वी के इक्वल। अगर आपने वोल्टेज को 1 ले लिया, अगर V की वैल्यू 1 वोल्ट लेता तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यही होगा। तो आपने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल थी, E इंटू वी, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये रिलेशन सभी को पता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर है। अब एनर्जी, अगर हम लोग एक
फोटोन की एनर्जी के बारे में बात करें तो E इज इक्वल टू क्या होता है, hc बाई लैम्डा। ठीक, तो यहाँ पर h की वैल्यू पुट कीजिए 6.67 इंटू 10⁻34 प्लैंक्स कांस्टेंट। C 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये जो एनर्जी है किसमें है, जूल में है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? एनर्जी तो जूल में होती है ना, एनर्जी हमारी जूल में होती है। तो अभी आपने लिखा था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो 1 जूल किसके इक्वल हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी आपने निकाली किसमें है, जूल में। इसको मेरे को किसमें कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1.6 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने इसको डिवाइड कर दिया। तो इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू आती है वो आती है 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन याद रखिएगा। और लैम्डा किस में होता है, इन आर्मस्ट्रॉन्ग। डायरेक्ट रिलेशन पे क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। क्लियर है? अगर लैम्डा नैनोमीटर में है तो E इज इक्वल टू होता है 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये फॉर्मूला कब है, जब लैम्डा की यूनिट क्या हो, नैनोमीटर। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लैम्डा दिया हो तो आपसे एनर्जी पूछिए, तो लैम्डा को हमेशा यूज करने से पहले देखिएगा कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग में है कि नैनोमीटर में, और ये एनर्जी किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? ठीक, यहाँ तक नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। नोट कर लिया? सर आपकी आवाज बीच बीच में थोड़ी बहुत लो आती है। अच्छा, माइक पीछे चल रहा है। अब क्लियर है? यस। ठीक है। इंटेंसिटी एंड पावर। मैंने कहा कि आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स। ठीक, अगर पॉइंट सोर्स है, मैंने कहा कि बल्ब है 100 वॉट का। अगर बल्ब आपका 100 वॉट का है, इसका मतलब पर सेकेंड वो कितनी एनर्जी लिबरेट कर रहा है, 100 जूल। 100 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 100 वॉट। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक बल्ब है जिसकी पावर कितनी है, P। और अगर ये बल्ब है तो इससे जो एनर्जी निकलेगी वो चारों तरफ निकलेगी ना। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी इसकी चारों तरफ निकल रही है। तो मेरे से बोला गया यहाँ पे एक पॉइंट पे ए है जो कि R1 डिस्टेंस पे है, और एक पॉइंट बी है जो कि R2 डिस्टेंस पे है। तो ए पॉइंट पे एनर्जी और बी पॉइंट पे एनर्जी सेम रहेगी कि अलग अलग, ये ऑप्शन दिए गए। ई ए इज इक्वल टू ई बी,
EA is less than EB, EA is greater than EB और insufficient data, कौन सा करेक्ट होगा? कौन सा करेक्ट होगा? So first. फर्स्ट। वैसे एक बार ये बता दीजिए कौन सा? इंटेंसिटी अलग होगी लेकिन एनर्जी इक्वल होगी। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट सोर्स है। इसको इमेजिन करने के लिए हमने क्या कहा कि एक कमरे में बीच में एक बल्ब रखा हुआ है, ठीक है, और मैंने क्या किया, एक स्फीयर बना दिया, स्फीयर के अंदर बल्ब को रख दिया, ठीक। तो मैंने कहा कि एक बड़ा सा स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, R1, ठीक। इस स्फीयर के पास मैंने कहा कि 100 वॉट का बल्ब है, तो इस स्फीयर के पास कितनी एनर्जी पहुंच रही होगी? 100 जूल ना, एक सेकेंड में जितनी एनर्जी निकली उतनी एनर्जी पहुंच गई, कहीं पे लॉस नहीं हो रहा एनर्जी का, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ से जितनी एनर्जी निकली वो इस स्फीयर पे पहुंच गई, ठीक। एक और स्फीयर ले लिया आपने R2 रेडियस का, तो इस R2 रेडियस पे भी कितनी एनर्जी पहुंचेगी? सेम, कहीं पे एनर्जी को लॉस नहीं हो रहा, एनर्जी निकल रही है, पहले वाले स्फीयर पे पहुंची, सेकंड स्फीयर पे पहुंची। इसका मतलब ए पॉइंट पे जितनी एनर्जी पहुंच रही होगी उतनी ही एनर्जी बी पॉइंट पे पहुंच रही होगी। क्लियर है? इसको नोट कीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन देता हूं जो एम्स ने पूछा था। अगर मेरे से यहाँ पे इंटेंसिटी के बारे में पूछ रहा है कि ए पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी और बी पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इंटेंसिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर। तो पावर पर यूनिट एरिया, यही क्या होगा आपका इंटेंसिटी। तो यहाँ पे अगर मैं ए पॉइंट पे इंटेंसिटी लिखूं तो ए पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी, अगर मैं इधर लिखूं तो पावर तो सेम है ना। अभी आपने कहा कि एनर्जी दोनों तरफ क्या पहुंच रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्योंकि स्फीयर का एरिया क्या होगा, 4πr²। तो आपने कहा कि पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक। ये पॉइंट सोर्स के लिए, तो पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसका मतलब ए पॉइंट पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी या बी पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे इंटेंसिटी एट ए विल बी ग्रेटर देन इंटेंसिटी एट बी। क्लियर है? क्वेश्चन बताइएगा। एक पॉइंट सोर्स है जिसकी पावर P है, एक बंदा यहां पे खड़ा है और एक बंदा यहां पे खड़ा है। दोनों इस सोर्स को देख रहे हैं, यहां से इसकी डिस्टेंस r1 है और यहां से इसकी डिस्टेंस r2 है। r1 इज लेस देन r2, r1 इज लेस देन r2। मैंने कहा ये ए बंदा है, ये बी है, तो मेरे से पूछा गया एनर्जी के बारे में, वही चार ऑप्शन।
EA is equal to EB, EA is less than EB, EA is greater than EB, और फोर्थ ऑप्शन insufficient डेटा। कौन सा करेक्ट होगा और क्यों? दो पर्सन है ए और बी, दोनों इस सोर्स को देख रहे हैं, तो दोनों की आंखों पे एनर्जी फॉल कर रही है, लाइट फॉल कर रही है, लाइट का मतलब एनर्जी। तो ये पूछा गया किसकी आंखों पे ज्यादा एनर्जी फॉल कर रही है या दोनों में इक्वल फॉल कर रही है। तो बी पे ज्यादा फॉल करिए। बी पे और ऑप्शन 3 सही होगा। ई ए दोनों इक्वल नहीं होंगे? इक्वल नहीं होंगे। क्यों? अभी तो प्रूफ किया कि दोनों इक्वल होंगे। ये प्रूफ किया ना, पॉइंट सोर्स के कार्बन डिस्टेंस पे, कार्टू डिस्टेंस पे दोनों पे एनर्जी सेम पहुंच रही है, और यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि अनइक्वल होगा। ये भी तो वही है, पॉइंट सोर्स के कार्बन डिस्टेंस पे, पॉइंट सोर्स के कार्टू डिस्टेंस पे। बताइए बताइए। अर्जुन बताइए। कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसको मार्क करेंगे? थर्ड। अच्छा, और कोई? फर्स्ट। फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट और थर्ड में कोई आंसर है? अब देखिए, हमारा जो आंसर करेक्ट है वो ये वाला है, EA इज ग्रेटर देन EB। अब इसके पीछे लॉजिक, उसके बाद मैथमेटिकल प्रूफ। ठीक है, अगर हम लोग इससे पहले वाले में आए थे तो वहां पे ये मैंने नहीं कहा था कि वहां पे दो बंदे खड़े हैं और दोनों के आंखों पे एनर्जी फॉल कर रही है। यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दिया कि दोनों की आंखों पे कितनी एनर्जी फॉल करी, ये क्वेश्चन है। दोनों आई बनाए मैंने यहाँ पे, ठीक है, कि आंखों पे कितनी एनर्जी फॉल कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं लॉजिकली कैसे कर सकते हैं, एक टॉर्च ले लिया आपने, एक टॉर्च को आपने 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा और एक बार आपने 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखा, किस समय आपको लगे कि आपकी आंखों पे ज्यादा एनर्जी फॉल कर रही है? 1 मीटर वाले से ना। मैं टॉर्च को जितनी पास लेकर आऊंगा आपकी आंखें बंद होने लग जाती हैं,
क्योंकि ज्यादा एनर्जी फॉल करने लग जाती है आंखों पे, आंखें सेंसिटिव हैं। क्लियर है ये? ठीक, तो ये आपने लॉजिकली आंसर दिया कि कौन सा करेक्ट होना चाहिए, जो बंदा सोर्स से कम डिस्टेंस पे खड़ा होगा उसकी आंखों पे ज्यादा एनर्जी गिरेगी। लिख लीजिए रीजन। तो सर पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम होना चाहिए था, वहां पर भी तो एनर्जी ज्यादा होती है। वहां पे मैंने आंखें नहीं बनाई थी, अभी मैथमेटिकल प्रूफ दूंगा ना, अभी तो लॉजिकली दिया है। वहां पर तो सिंपल पूछा था एनर्जी कितने पहुंच रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो आपने कहा एनर्जी तो दोनों पॉइंट से सेम पहुंच रही है। लेकिन यहाँ पे तो एनर्जी आंखों से कितनी गिर रही है, दोनों क्वेश्चन सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। हाँ, तो आंसर भी अलग अलग होना चाहिए ना। चलिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ पे आते हैं। मैंने कहा कि एक सोर्स है, इससे आप डी डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो इस सोर्स से इसकी आंखों पे कितनी एनर्जी गिर रही है, यही तो निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं पावर को लिखूं तो इसको लिखूंगा एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये लिखूंगा ना। मैंने टाइम को क्या मान लिया, 1 सेकेंड। अगर मैं टाइम को 1 सेकेंड मान लूं तो E अपॉन टी, E अपॉन 1 पावर के इक्वल होगा। क्लियर है ये? तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी इनटू एरिया, ये होगा ना। एनर्जी विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू एरिया, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड लिया आपने। अब जो आपकी आंखें होती हैं वो एक स्फेरिकल बॉल होती है, ये तो पता है ना, सब बायो के स्टूडेंट हैं। ठीक, तो जो आपकी आंखें हैं वो क्या है, एक स्फेरिकल बॉल है। तो इस स्फेरिकल बॉल से कितनी एनर्जी निकल रही है या कितनी एनर्जी गिर रही है, तो ये जो एरिया है, एरिया क्या लेते हैं, ऑलरेडी जब हम लोग थर्मो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़े थे वहां भी बताया था, जब सोलर कांस्टेंट डिफाइन किया था। प्रोजेक्टेड एरिया याद आ रहा है, हम लोग हमेशा प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। तो प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके सामने एक स्फीयर रखा हुआ है, ठीक, इस पे एक लाइट फॉल करवाई है, कि इसका शैडो कैसा बनेगा, सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंखें हैं, तो इसमें अगर मैं एरिया लूं तो इसका एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया। आंखों का जो स्फीयर है ये आई है, स्फेरिकल, इसका रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है। ठीक, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसका प्रोजेक्टेड एरिया है आपका पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे आप लोग क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या लिखते हैं, पावर पर यूनिट एरिया, पावर तो पी है ना, तो पावर पर यूनिट एरिया, कौन सा एरिया, ये होगा ना एरिया, 4 पाई डी स्क्वायर, अभी किया थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, तो यहां पे कितनी इंटेंसिटी है, P डिवाइडेड बाई 4 पाई डी स्क्वायर। और ये एरिया किसका है, जिसपे गिर रही है एनर्जी, किस पे गिर रही है, आई बॉल पे। आई बॉल का प्रोजेक्टेड एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं एनर्जी को देखूं तो एनर्जी आई के केस में, ये पर्टिकुलर केस के लिए, इसको जनरलाइज फॉर्मूला मत कर दीजिएगा, ये पर्टिकुलर केस के लिए है एनर्जी। तो आई एनर्जी इज इक्वल टू, पावर कांस्टेंट है, सोर्स तो कांस्टेंट है ना, रेडियस ऑफ आई ये भी कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है, डी। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
d²। तो जो जितनी पास खड़ा होगा उसकी आंखों की उतनी ही ज्यादा एनर्जी फॉल करेगी। ये कोई जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है, हर जगह ये यूज मत कीजिएगा, इस पर्टिकुलर केस के लिए है ये। क्लियर है? यस। ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट फॉल कर रही है परपेंडिकुलरली, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी आई है और इस लाइट की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। तो आपको बताना है, और ये जो जिस सरफेस पे फॉल कर रही है उसका एरिया कितना है, कैपिटल ए, जिस सरफेस पे फॉल कर रही है। तो आपसे पूछा गया नंबर ऑफ फोटॉन्स इन t0 टाइम। आपको पता है कि जो लाइट है वो फोटॉन से मिलकर बनी है। तो आपसे पूछा गया एक ऐसी लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई है और उसका वेवलेंथ लैम्डा है, तो t0 टाइम पे इस सरफेस पे कितने फोटॉन्स फॉल किए होंगे, जल्दी से बताइए। सिंपल तरीका है। अब यहां से आपको फॉर्मूले लिखने स्टार्ट करेंगे, नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो सर I फॉर्मूला into A T0 upon H। क्या आ रहा है, फिर से बोलिए। सर मैंने उसका टर्म में निकाला है, लाइक फॉर्मूला के टर्म में हाँ कौन सा फॉर्मूला? IA T0 लैम्डा अपॉन HC। बिल्कुल सही है। सर इसी फॉर्म में आया है। हाँ, देखिए इंटेंसिटी आपको पता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, टाइम t0 दिया हुआ है। तो अगर मैं एनर्जी लिखूं तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू ए इंटू t0। इतनी एनर्जी फॉल कर रही है सरफेस पे t0 टाइम में, ठीक। और आपको पता है कि एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, H में एक फोटोन के पास 1 फोटोन, एनर्जी इन 1 फोटोन, ठीक है। एक टॉफी 1 रुपए की, तो 100 रुपए से कितनी टॉफियां, 100/1 ना, ठीक। तो वैसे ये भी है कि टोटल एनर्जी इतनी है और एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी है, तो नंबर ऑफ फोटोन कितने होंगे, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी इन 1 फोटोन। तो नंबर ऑफ फोटोन n will be equal to IAT0 by HC by lambda। क्लियर है? नोट कीजिए, फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। नोट कर लिया? मैंने कहा सरफेस वही है जिसका एरिया ए है, लेकिन अब लाइट आपकी थीटा एंगल पे फॉल कर रही है। इंटेंसिटी आई, वेवलेंथ लैम्डा, सर एक और बार ये पिछली वर्टिक प्लीज।
हाँ, कुछ पूछना है? नहीं सर, नहीं सर। सेम क्वेश्चन, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल कर रहे होंगे? टी नॉट टाइम में। जल्दी बताइए। सर I cos theta A T naught lambda by hc। हाँ सही है। देखिए, जो आप लोग एनर्जी लिखते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम, इंटेंसिटी यही होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा कि जो एरिया होता है वो एरिया होता है जिस सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल कर रही हो लाइट। एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक? क्योंकि इससे पहले जो हम लोग स्फीयर बना रहे थे, तो इस सेंटर पे अगर कोई सोर्स रखा तो स्फीयर का हमेशा नॉर्मल बनता है, सेंटर से कोई भी लाइन क्रॉस होगी तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे जो एरिया है इस पे ये परपेंडिकुलर फॉल नहीं कर रहा, ठीक? तो जो परपेंडिकुलर एरिया का कंपोनेंट होगा वो ये होगा ना, ये परपेंडिकुलर एरिया है। लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया। अगर ये ए है, ये वाला एंगल कितना होगा? देखिए ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, ठीक? इस एंगल को अल्फा मान लीजिए, तो अल्फा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्रायंगल बन रहा है, तो यहां से 90 90 180 180 180 कैंसिल हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? थीटा। तो इस ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? ए cos थीटा ना, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो गया? ए cos थीटा। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू एरिया cos थीटा इनटू टाइम टी नॉट। और एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है? एफ बाय लैम्डा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो जाएंगे? आई ए cos थीटा इनटू टी नॉट इनटू लैम्डा डिवाइडेड बाय एच।
क्लियर है? ठीक है। रेडिएशन प्रेशर, अब देखिए आपको पता है कि अगर किसी भी सरफेस पे लाइट फॉल करती है तो उसमें तीन चीजें साथ में होती हैं, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। ठीक है, तीनों चीजें साथ में होती हैं। तो आपने कहा ये लाइट फॉल की, तो कुछ लाइट आपके रिफ्लेक्ट हो गए, कुछ ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया सरफेस ने, और कुछ आपकी ट्रांसमिट हो गए। तो मैं यहाँ पे जो सरफेस है उसको ऑपेक सब्जेक्ट सरफेस मान रहा हूँ, तो मतलब कि ट्रांसमिशन ना के बराबर है। ठीक है, तो हम लोगों ने जब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर डिफाइन किया। एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय टोटल इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है, तो आपने एब्जॉर्प्टिव पावर लिखा A इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी। रिफ्लेक्टिव पावर को लिखा आपने एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी। मैं ट्रांसमिशन को जीरो मान रहा हूं कि कोई भी लाइट आपकी ट्रांसमिट नहीं हो रही है, तो A प्लस R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 टोटल इंसिडेंट 1 के इक्वल। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब प्लस एनर्जी रिफ्लेक्टेड, ये टोटल इंसिडेंट एनर्जी के इक्वल होगा ना, अगर ट्रांसमिशन जीरो है तो ये कितना हो जाएगा? 1 के इक्वल। अब देखिए रेडिएशन प्रेशर का मतलब क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जो लाइट है वो क्या है? आपका पार्टिकल है, फोटॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक, अगर मेरे हाथ में एक बॉल है और मैं सामने वाले सरफेस पे थ्रो कर रहा हूं तो बॉल टकराएगी, टकरा के वापस आएगी। ठीक है, लेकिन जब बॉल टकरा रही है इसका मतलब एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है सरफेस पे। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपकी बॉल नहीं टकरा रही है, क्या टकरा रहा है? फोटोन। अगर फोटोन किसी भी सरफेस से टकराएगा तो एक उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। मोमेंटम के चेंज को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स। ठीक है, सिंपल, इसलिए मैंने बॉल का एग्जांपल लिया कि एक बॉल है, सरफेस पे आपने थ्रो किया, वो जब टकराएगा तो क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर। तो यहाँ पे फोटॉन्स टकरा रहे हैं तो उसके कारण क्या होगा? फोर्स डेवलप होगा सरफेस पे, और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा? प्रेशर। इस प्रेशर को हमने क्या नाम दिया? रेडिएशन प्रेशर। क्योंकि लाइट के कारण, लाइट के टकराने के कारण कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है। क्लियर है? देखिए एक सरफेस है, इस पे लाइट फॉल कर रही है। देखिए वैसे अभी मैं इसमें पूरे 1-1.5 घंटे लूंगा एक ही क्वेश्चन करवाने में, लेकिन फाइनली जो आखिरी क्वेश्चन करवाऊंगा उसका एक फॉर्मूला जो आएगा उसी को याद रखना है। मैं उसको तोड़ के करवा रहा हूँ, थोड़ी सी मैकेनिक्स
देखता हूं आप लोगों को कितनी याद है। आपने कहा है कि एक लाइट है जो कि परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है सरफेस पे, और इस सरफेस का एरिया कितना है, ए। इस लाइट की इंटेंसिटी आई है और वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया रेडिएशन प्रेशर। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 दी हुई है। अगर ए की वैल्यू 1 दी हुई है, इसका मतलब क्या, इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं आप लोग? सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रहा है। 100% एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कोई भी लाइट आपसे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। एक क्वेश्चन कर देता हूं, उसके आगे वाले फिर आप कीजिएगा। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एवरेज फोर्स निकालेंगे। अगर हम लोग रेडिएशन प्रेशर को लिखें तो रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो एवरेज फोर्स का मतलब क्या होता है, एवरेज फोर्स का मतलब होता है, अगर मैं फोर्स को लिखूं डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। अगर डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकेंड है, ठीक है, एक सेकंड में कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ उसी को हम लोग एवरेज फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो आपने डेल्टा टी को 1 ले लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। इसी को क्या कहेंगे, एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। अब देखिए इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम लोग कहां पे यूज करते हैं, मैकेनिक्स में यूज करते हैं। आपने क्वेश्चन देखा होगा कि एक पाइप है, उससे पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, और वो सामने वाली दीवार से टकरा रहा है और नीचे गिर जा रहा है पानी, तो कितना फोर्स एक्सर्ट किया। इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं ना। बुलेट से लगातार मैं गन से लगातार बुलेट फायर कर रहा हूं और एक सेकंड में 10 बुलेट निकल रही है, तो कितना फोर्स एक्सर्ट किया बुलेट ने मेरे हाथ पे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैकेनिक्स में आते हैं, तो वहां पे भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एवरेज फोर्स निकालते हैं। तो एवरेज फोर्स का मतलब क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, ठीक है। अब एक फोटोन है, ये फोटोन है, एक बॉल है, हम लोग मैकेनिक्स में करते थे, एक बॉल है जो कि v0 वेलोसिटी से आया और जमीन से टकरा के रेस्ट पे आ गया। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, 0। 0 होगा तो इसी से क्या करेगा, चिपक जाएगा, टकरा के ऊपर नहीं आएगा। ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम लोग वर्क पावर एनर्जी में, कोलिजन, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को यहां पे रिपीट कर रहा हूं मैं। तो यहां पे जब फोटोन आ रहा है तो इसके पास मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम कितना है फोटोन के पास, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फोटोन 0। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस माइनस mv0। नहीं, v0 वो बॉल का केस था, भूल जाइए। फोटोन में बताइए इनिशियल मोमेंटम कितना है फोटोन का, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन h अपॉन लैम्डा। डी ब्रॉगली ने यही बताया था ना, मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h अपॉन लैम्डा। जब ये इससे टकरा गया
तो ये टकराने के बाद तो वापस गया नहीं, 100% एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो 0। 0। तो चेंज इन मोमेंटम P फाइनल माइनस P इनिशियल। P इनिशियल किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। ठीक, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल कितना आ जाएगा? h/λ। h अपॉन लैम्डा। तो ये आपने चेंज इन मोमेंटम निकाला कितने फोटोन के लिए? एक फोटोन के लिए। एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम है h अपॉन लैम्डा। तो हमें ये निकालना पड़ेगा ना कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स टकरा रहे हैं। t0 टाइम में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स टकरा रहे हैं? I a t0 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई hc। अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। t0 टाइम में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स टकराएंगे? I a t0 लैम्डा डिवाइडेड बाई hc। तो 1 सेकंड में कितने टकराएंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकंड। I/λ/hc। I a लैम्डा डिवाइडेड बाई hc। ये एक फोटॉन का चेंज इन मोमेंटम था। तो एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम फॉर n photons in 1 second। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स I a लैम्डा डिवाइडेड बाई hc इनटू चेंज इन मोमेंटम h अपॉन लैम्डा। ये आ जाएगा I a डिवाइडेड बाई c। तो प्रेशर कितना हो जाएगा? I/c। एवरेज फोर्स डिवाइडेड बाई A। क्लियर है? इसको नोट कीजिए। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक, सर ये नोट इधर कर लिया? हाँ बोलिए। कुछ पूछना है किसी सर को? डेल्टा पी है वो एच अपन लेमडा क्यों है? 0 माइनस एच। 0 माइनस, ये नीचे है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब वैसे भी आपको चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है? डायरेक्शन बाद में दिखा दीजिएगा कि किस डायरेक्शन पे लग रहा है फोर्स। क्लियर है? रेडिएशन प्रेशर। ये निकालिए, इसके बाद 2 न्यूमेरिकल सर जो कि एम्स में आया था इससे रिलेटेड। यहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है।
2I/c। हाँ सही है। नंबर ऑफ फोटॉन्स IA लैम्डा डिवाइडेड बाई SC। नंबर ऑफ फोटॉन्स तो वही है। अगर मैं इनिशियल मोमेंटम के बारे में बात करूं तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? P इनिशियल इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। फाइनल मोमेंटम टकराने के बाद रे वापस उसी डायरेक्शन में जाएगी ना, तो मतलब कि जो ये फोटोन है टकराने के बाद ऊपर गया तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? h अपॉन लैम्डा। अगर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 2h अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे f एवरेज का मतलब चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड फॉर n फोटॉन्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2h अपॉन लैम्डा इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स IA लैम्डा डिवाइडेड बाई HC। h लैम्डा ये आ जाएगा 2IA बाई C। तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया 2I बाई C। क्लियर है? एक A, इसका मास m है, इस पे लाइट फॉल कर रही है, इसकी इंटेंसिटी I है, वेवलेंथ लैम्डा, और यहाँ पे सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ I such that block starts moving। बताइए। The force should be greater than mu s mg लगेगा। फोर इन्हीं सब के टर्म में आंसर आएगा। लैम्डा म्यू एम ए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ तो हम लोग क्या मानेंगे? 100% एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है हम लोग मानेंगे कि 100% क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो अगर 100% एब्जॉर्प्शन होता है तो रेडिएशन प्रेशर कितना होता है? जब सरफेस पे रे परपेंडिकुलर फॉल कर रही है तो I अपॉन C। तो अगर रेडिएशन प्रेशर आपका I अपॉन C है तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? प्रेशर इनटू एरिया।
तो फोर्स आ गया आपका प्रेशर इनटू एरिया। एरिया कितना है, ए स्क्वायर, इसी सरफेस पे तो फॉल कर रही है। अब ये जो फोर्स है किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे ब्लॉक मूव नहीं करेगी। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इनटू एन। म्यू और एन की वैल्यू कितनी है, mg। तो यहां से आई मिनिमम कितना आ जाएगा, म्यू mg c डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। क्लियर है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नोट कर लिया, यस। एक सर्कुलर प्लेट है, इसका मास m है और इसका रेडियस स्मॉल r है। इस सर्कुलर प्लेट्स पे क्या हो रही है, लाइट फॉल कर रही है जिसकी इंटेंसिटी आई है। ठीक, तो अभी आपने देखा कि अगर किसी भी सरफेस पे लाइट फॉल करेगी तो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा तो वो बॉडी मूव करेगी। तो मैंने कहा कि एक स्प्रिंग के साथ आपने सर्कुलर प्लेट को हैंग करके रखा हुआ था, लाइट इस पे फॉल कर रही है तो फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा मूव। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ चुका है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया तो आपसे पूछा गया फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी। सिंपल, ये बॉडी है, इस पे फोर्स लगेगा राइट डायरेक्शन में, इस पे फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना है, आई बाई सी, इनटू एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। और नीचे की तरफ इस पे क्या लग रहा है, mg। ठीक, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो यहां पे आपने कहा कि ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है आपका, आई बाई सी इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस क्या है, mg। क्लियर है, क्लियर है सबको। यस। यस। नोट कर लीजिए,
कर लिया? यस Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है। तो यहाँ पे कहा कि रिफ्लेक्टिव पावर आपकी कितनी है R और एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होगी 1 - R। फाइंड रेडिएशन प्रेशर। फाइंड रेडिएशन प्रेशर। एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो दोनों के कारण होगा, एब्जॉर्प्शन के कारण भी और आपका रिफ्लेक्शन के कारण भी। अब लॉजिकली सोचिए कि मैंने कहा कि 100 फोटॉन फॉल कर रहे हैं, उसमें से मैंने कहा कि 20% रिफ्लेक्ट हो गए, तो इसका मतलब कितने रिफ्लेक्ट हो गए? 20। और कितने एब्जॉर्ब हुए? 80। ठीक है, तो आपने क्या किया? 100 × 0.2 किया ना नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए, और 100 × 0.8 किया नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब कितने हुए। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर मेरे को यहां पे निकालना है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर एब्जॉर्प्शन के कारण निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब into change in momentum divided by per unit area। ये होगा ना प्रेशर, ये तो करते आ रहे थे अभी तक हम लोग। एक फोटोन के कारण चेंज इन मोमेंटम इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स करिए तो एवरेज फोर्स आ गया, एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर। तो यहां पे अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं, I A लैम्डा डिवाइडेड बाई HC। ठीक है, लेकिन यहां पे कितना परसेंटेज दिया एब्जॉर्ब होने का? 1 - R। तो इंटू 1 - R करना पड़ेगा ना, जैसे अभी आप लोग करे थे 0.8। ठीक, इंटू डेल्टा पी। एब्जॉर्प्शन के केस में डेल्टा पी कितना होता है? H/λ डिवाइडेड बाई एरिया। तो ए लैम्डा कैंसिल, H आपका कैंसिल, तो ये आ जाएगा I/C 1 - R। ड्यू टू रिफ्लेक्शन नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब कितने होंगे? I A लैम्डा डिवाइडेड बाई HC। कितने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? R इनटू डेल्टा पी। डेल्टा पी कितना होता है? 2H/λ।
इंटू 1/a, तो a लैम्डा h ये आ जाएगा I/2I/c इंटू r। तो फिर टोटल कितना हो जाएगा, टोटल रेडिएशन प्रेशर, दोनों को ऐड कर दीजिए, I/c कॉमन हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा I/c 1 + r। तो देखिए जनरल फॉर्मूला बन गया कि पहले केस में अगर मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं, अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा तो r की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो कितना आ जाएगा फॉर्मूला I/c। अगर मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहे हैं तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 1 2I/c। आगे समझ में? लेकिन AIPMD में इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स, फाइंड चेंज इन मोमेंटम फॉर n फोटॉन्स, फाइंड एवरेज फोर्स, तो ये सब पता होगा तभी तो इस फॉर्मूले से रटने से कुछ नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे को। तब तक इतनी चीजों को पढ़ लीजिए, रेडिएशन प्रेशर पे थोड़ी सी चीजें, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके तो लगभग हम लोग 1.5 महीने में इसको खत्म कर देंगे, लगभग 7 से 8 लेक्चर मिलेंगे। क्या डाउट के लिए, कल जो डाउट आपका बचा है उसकी टाइमिंग हम लोग रखते हैं 11:30 to 12:30। अगर एक्सटेंड करना पड़ा तो उसको एक्सटेंड भी कर दूंगा, ठीक है? तो जितने भी डाउट्स हैं यूनिट मेजरमेंट और स्ट्रेट लाइन, कल उसको फाइंड आउट करूंगा। क्या सर मॉड्यूल के लिए कहा था। मॉड्यूल के लिए क्या, मैं तो समझ ही नहीं पाता क्या मॉड्यूल। सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स का और रे ऑप्टिक्स का मॉड्यूल तक। यस सर। रे ऑप्टिक्स अभी तो खत्म होगा, उसके बाद पूछेंगे ना। रे ऑप्टिक्स तो अभी चल रहा है, तो रे ऑप्टिक्स खत्म होने के बाद वेव और रे दोनों के हम लोग डाउट डिस्कशन करेंगे। वेव का भी बचा हुआ है सर। उसके डाउट्स नहीं सर, उसका मॉड्यूल चाहिए था। अच्छा, तो आप डायरेक्ट अखिल जी को कहिए, अखिल जी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना? अखिल जी का नंबर होगा ना आपके पास? ठीक है सर। हाँ, उनको कहिए वो डायरेक्ट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, वेलकम।